हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज के वाइटलिटी ब्लास्ट का पहला सेमीफाइनल का मैच। जैसे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया है कि दोनों ही मैचेस की वीडियो आएंगी। ये मैच का वीडियो जब तक अपलोड होगा शायद आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो टीम वगैरह एडिट वगैरह करने को, लेकिन जितना भी टाइम होगा आई होप आपको काम पे आ जाएगा। और कल भी ये मैचेस लिस्टेड थे लेकिन बारिश की वजह से मैचेस नहीं हुए थे, तो मैंने कहा था टेलीग्राम पर कि कुछ वीडियो वगैरह नहीं आया क्योंकि मैचेस होने के चांसेस लगभग नहीं है और मैचेस हुए भी नहीं थे। तो ये सब कुछ हम टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन होने को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच जो है होने जा रहा है सरे और ग्लॉस्टरशायर के बीच में, ठीक है। एजबास्टन बर्मिंघम पे ये मैच है जो कि न्यूट्रल वेन्यू है। दोनों में से किसी भी टीम का ये होम ग्राउंड कभी नहीं था। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि दोनों में से कोई भी टीम पास्ट में भी ज़्यादा मैचेस यहाँ पे खेली नहीं है, क्योंकि बर्मिंघम मतलब वारविकशायर की जो टीम थी जिनका ये होम ग्राउंड है वो कभी भी इन दोनों टीमों में से किसी के भी ग्रुप में नहीं रहे थे। तो इसीलिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्राउंड थोड़े से कम है। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स थोड़े से कम मिलेंगे। पिछले 5 मैचेस तक की खोज करने के लिए मुझे 5 साल तक जाना पड़ा। हर साल में एक एक मैच ही हुआ था दोनों टीमों के बीच में, लेकिन जो भी है जितना भी है और कुछ कॉमन सेंस के ऊपर बेस करके ही हम यहाँ पे आगे बातें करेंगे। तो ध्यान से जो है सुनते जाना। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें, ग्लॉस्टरशायर आगे है, ठीक है। 3-2 से वो आगे चल रहे हैं। अभी तक इस टूर्नामेंट में क्या हुआ है, ग्लॉस्टरशायर के होकर कॉबिन और डेंट इन्होंने मतलब बहुत ही बढ़िया पारियाँ खेली हैं। कॉबिन थोड़े से ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज़ यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड। आप देख सकते हैं 4 अर्धशतक हैं डेंट के खाते में, लेकिन एवरेज जो है ये इनका कम है, जबकि कॉबिन के खाते में 3 अर्धशतक लेकिन एवरेज ज़्यादा। सरे की तरफ से बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से उन्होंने काफ़ी प्रभावित करा है इस सीज़न में। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी ने रखा नहीं था इनके ऊपर, लेकिन स्पेशली बैटिंग जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता गया है इनकी बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बॉलिंग में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर्स कभी कभार अच्छा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 4 यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस सीज़न में। जेसन रॉय 3 मैच खेले हैं, उनमें से 2 अर्धशतक उन्होंने लगाए हैं। हालांकि दोनों ही अर्धशतक उन्होंने केंट के अगेंस्ट में लगाया था, लेकिन चलिए अर्धशतक है। हाशिम आमला का भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर 7 मैच में 268 रन। इनका भी 3 में से 2 अर्धशतक केंट के अगेंस्ट में ही आया है वैसे, लेकिन जो भी है ये सब कुछ है। बॉलिंग में बात करी जाए तो सारे की तरफ से मोरियार्टी इनके हाथ से विकेट टेकर है। बाकी टॉपली विल जैक्स ने पिछले मैच में 4 विकेट निकाला था और मतलब बॉलिंग तो ठीक ठाक करवा ही रहे हैं, विकेट वगैरह निकाल रहे हैं, लेकिन 4 विकेट बहुत ज़्यादा हो गया था जो कि पिछले मैच में उन्होंने निकाला था। और एक चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं इनकी बॉलिंग से 10 में से 8 या 9 विकेट, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो केरिंगटन ओवल में आए हैं, ठीक है। वहाँ पे इनकी बॉलिंग जो है काफ़ी सपोर्टिव रहती है, तो वो वहाँ पर उन्होंने करा था। बाकी गैरेथ बैटी और ग्लॉस्टरशायर के होकर वैन ब्यूरन, हिगिंस, स्मिथ, पेन, ये कुछ बॉलर्स हैं। तो आ जाते हैं हेड टू हेड में और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में ग्लॉस्टरशायर ने बना था 165। कुछ नाम आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहे होंगे, माइल्स हैमंड, ब्रेसी, कॉकबेन और टेलर नीचे से। बॉलरों में से डनबैक और क्लार्क के विकेट से। सरे की तरफ से जो खेल रहे थे वो अभी अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से स्मिथ का नाम है और ये मैच ग्लॉस्टरशायर डकवर्थ लुईस से जीत गई थी। अगला मैच यहाँ पर भी ग्लॉस्टरशायर ने डिसेंट स्कोर खड़ा किया था 174 का। बेनी हॉवेल ये नाम आपको कई बार दिख जाएगा इस फिक्चर में, साथ में क्लार्क और बैटी के विकेट से सारे चेज नहीं कर पाई। बेन फोक्स और क्लार्क के बैटिंग से परफॉर्मेंस है। बॉलिंग में बेनी हॉवेल और साथ में पेन। अगला मैच जो ओवल में हुआ था यहाँ पर ग्लॉस्टरशायर की बैटिंग उतनी सही नहीं रही थी। नीचे से टेलर ने रन बनाए। सारे की तरफ से जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं है। सारे की बैटिंग यहाँ पर भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन कम स्कोर था तो वो चेज हो गया हॉवेल के यहाँ पर भी 2 विकेट से। अगला मैच अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पर भी सारे की बैटिंग उतनी सही नहीं थी। 151 टेलर के 3 विकेट्स। ग्लॉस्टरशायर ने यहाँ पर चेज कर लिया जहाँ पर डेंट और कॉबिन के रन से। कॉकबेन का आखिरी मैच पर भी रन था जहाँ पर सरे ने जीत हासिल करा। यहाँ पर भी बैटिंग में थोड़ा इशू उनका रहा। बेन फोक्स और जेसन रॉय के यहाँ पर रन थे। ग्लॉस्टरशायर ने बना था 154 जहाँ पर कॉकबेन के रन थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हॉवेल के यहाँ पर विकेट्स। एक चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं ना, सरे की बैटिंग में हमेशा यहाँ पर दिक्कतें आई हैं, ठीक है। एक मैच में शायद 160 शायद उन्होंने बनाया था, यहाँ पे 160 प्लस, बाकी 150 155 ऐसा ही उनका स्कोर रहा है। ग्लॉस्टरशायर की बैटिंग थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट रही है, कभी कभार अच्छा कभी कभार बुरा। ग्लॉस्टरशायर की बैटिंग के ऊपर ही इस मैच का रिजल्ट जो है वो डिपेंड करा है। अगर उनकी बैटिंग अच्छी रहती है तो वो जीत रहे हैं, जहाँ पर उनकी बैटिंग थोड़ा सा लो स्कोर कर रही है वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो ओवरऑल उतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं रही है दोनों में से किसी भी टीम का। ठीक ठाक टोटल बने हैं, आप देख सकते हैं 165 यहाँ पे बना था, यहाँ पर भी 174 169 ठीक ठाक स्कोरल है। बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग या हाई स्कोरिंग नहीं है।
बाकी कुछ नाम तो आपके सामने आई है, जैसे कि यान कॉकबेन और बेनी हॉवेल ग्लॉस्टरशायर की तरफ से। बेन फोक्स का नाम आपने एक दो बार देखा है सारे की तरफ से, और टेलर का नाम भी आपने कुछ मैचों में देखा होगा, आखिर में आके कुछ मैचों में फिनिश वगैरह करे हुए हैं। बाकी यार कुछ नहीं है खास हेड टू हेड में, और एज मैंने बताया आपको ग्राउंड में भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें इस ग्राउंड में क्या होते हैं, तो यहीं पे आपको सारा जो है अपना दिमाग वगैरह लगाना है, ठीक है। हेड टू हेड में जो मिला आपको तो ऑलरेडी पता हो ही गया, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ दिमाग लगाना है और कुछ काम यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। इस ग्राउंड के बारे में अगर मैं बातें बताऊँ, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये, ठीक है। 8 आउट ऑफ 10 मैचेस में यहाँ पर 190 के ऊपर 200 तक भी बन जाते हैं और वो चेस भी हो जाते हैं, ठीक है। एक या दो मैच ऐसा आ जाता है जहाँ पर रन थोड़े से कम बन जाते हैं, कम मतलब 150 के आसपास आप सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बनते नहीं हैं जनरली, 150 के आसपास इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं कभार बैटिंग कोलैप्स वगैरह हो जाए। नहीं तो 8 आउट ऑफ 10 मैच यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन बनते हैं। बॉलरों के लिए यहाँ पर खास कुछ नहीं है। हाँ, अभी बल्लेबाज खराब शॉट खेले या फिर स्लॉग ओवर में विकेट वगैरह मिले तो मिले, लेकिन हेल्प वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। लेग स्पिनर्स यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते हैं, और जैसे मैंने बताया स्लॉग ओवर में अगर विकेट वगैरह निकले तो इसी हिसाब से पेसर्स को यहाँ पर विकेट वगैरह मिलते रहते हैं। नहीं तो बॉलर्स के लिए खास कुछ यहाँ पे नहीं है। इस सीज़न में भी कुछ मैचेस हुए हैं, 5-6 मैचेस शायद हुए हैं, वो मैचेस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये हुआ था आखिरी मैच, 191 बनाया था वार्विकशायर ने। पेसर्स के विकेट आप समझ सकते हैं, 191 बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद पेसर्स को विकेट मिल रहे हैं, मतलब स्लॉग ओवर्स में ही ये विकेट्स वगैरह हैं। नॉर्थम्प्टनशायर ने चेस कर लिया, और वो भी एक ओवर से ज़्यादा ओवर रहते, मतलब 200 को ओवर बना देते अगर वो पूरा ओवर खेलते आराम से। उसके बाद 179 यहाँ पर चेज नहीं हुआ। आप नोटिस कर सकते हैं बीच बीच में लेग स्पिनर्स के एक दो करके विकेट हैं। उसके बाद ये एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ था, 142 यहाँ पर बना, चेज भी नहीं हुआ वो रन। और आप देख सकते हैं पेसर्स के तो विकेट है ही, साथ में लेग स्पिनर्स ने यहाँ पे दोनों ही इनिंग्स में झंडा गाड़ा था, ठीक है। और ये एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, 129 मतलब काफ़ी लो स्कोर होता है इस ग्राउंड पर। उसके बाद 160 चेज हो गया। उसके बाद 229 यहाँ पर बना, चेज तो नहीं हुआ लेकिन 213 बनाया सामने वाली टीम ने भी। और एक मात्र मैच जो ग्लॉस्टरशायर इस सीजन में खेली है, वहाँ पर 12 ओवर में उन्होंने बनाया था 157, जहाँ पर भी आपको हैमंड के साथ कॉकबेन के नाम दिख जाएंगे, ठीक है। बर्मिंघम यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी, और स्मिथ ने यहाँ पर 5 विकेट निकाले थे, बाकी वैन ब्यूरेन, पेन, टेलर, हिगिंस इनके विकेट्स थे। तो एकमात्र जो मैच पिछले 2-3 सीजनों में यही एक लौता मैच खेली है ग्लॉस्टरशायर इस ग्राउंड पर। वहाँ पर 3 नाम आपको तो कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं, कंसिस्टेंटली नहीं 3 नाम आपको दिख रहे हैं, माइल्स हैमंड, यान कॉकबेन और टॉम स्मिथ बॉलिंग से, ठीक है। तो ये 3 नाम आपके लिए एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑफकोर्स स्मिथ को ज़्यादा कोई हेल्प वगैरह तो नहीं मिला होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कलर शॉट सिलेक्शन के चलते भी विकेट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं। प्लेइंग इलेवन की बात करें, और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके काफ़ी काम पे आ सकता है। रिकॉर्ड्स वगैरह थोड़े से कम हैं, कुछ नाम आपको मिले हैं, आई होप आपने उनको नोट कर लिया होगा, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, तो सुनते रहिए। ग्लॉस्टरशायर के होकर ओपनिंग करेंगे हैमंड और डेंट। अभी इन दोनों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, दोनों ही हिट और मिस टाइप के प्लेयर हैं, इसीलिए आपने डेंट का देखा अभी तक काफ़ी बड़े बड़े इनिंग्स उन्होंने खेले हैं, लेकिन जिस दिन चल जाते हैं उस दिन अकेले ही ख़त्म करते हैं, जिस दिन नहीं तो नहीं। इनका वीकनेस क्या है? स्पिन। अभी पिच पे स्पिन के लिए हेल्प तो नहीं है, लेकिन इनके सामने ओपनिंग गेंदबाजी पे आएंगे विल जैक्स मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। भले ही हेल्प वगैरह ना हो, लेकिन अगर ये दोनों उनके सामने मतलब लड़खड़ा जाते हैं, विकेट निकाल देते हैं, तो ये एक चांस बनता है। एक ऑपोजिट क्राइटेरिया भी है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। उसके बाद कॉकबेन आंख बंद करके आपकी टीम में तो होने ही चाहिए। रायन हिगिंस इस सीजन में बॉलिंग में उन्होंने काफ़ी प्रभावित करा है, जैसा आपने देखा ग्लॉस्टरशायर की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, और इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे ज़्यादा यॉर्कर मारने वाले बॉलर बने हैं रायन हिगिंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टीम के लिए। बैटिंग में भी आकर स्लॉग में हिटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन नहीं, लेकिन हाँ 20-30 रन 35 रन जितना भी बना रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है वो टीम के लिए। उसके बाद ब्रेसी, बेनी हॉवेल आखिर के कुछ मैचों में उनकी वापसी हुई है, और आते ही उन्होंने काफ़ी प्रभावित करा है अपने परफॉर्मेंस से। बैटिंग से जितना कर रहे हैं, बॉलिंग से भी ठीक ठाक 1-2 विकेट करके निकाल रहे हैं। वैन ब्यूरेन ठीक से टीम इनको इस्तेमाल नहीं कर रही है, मैं इतना को कह सकता हूँ। नहीं तो बैटिंग में इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे वो उतर रहे हैं वहाँ से कुछ खास अब उम्मीद नहीं रख सकते। उसके बाद टेलर पिछले सीज़न तक मैच विनर थे, इस सीज़न में पता नहीं टीम इनको ठीक से क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। कैप्टन है टीम के, लेकिन जो मतलब सीज़न के शुरुआत में, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, इनका क्रेडिट भी अगर मैं ड्रीवर की बात करूँ तो 9 के आसपास था शायद, लेकिन अभी उनका क्रेडिट आके 8 पे उतर गया है, मतलब ऐसा रहा है उनका परफॉर्मेंस।
उसके बाद पेन, टेलर या शॉ में से कोई एक खेल सकते हैं, और टॉम स्मिथ। शॉ का एक ही इंपॉर्टेंस बन सकता है आपके टीम में, वो है क्रेडिट सेवर का। बाकी इनके बारे में खास कुछ नहीं है बताने लायक। पेन और स्मिथ उसके बाद आपके लिए मेन बॉलर्स में से होते हैं, लेकिन क्रेडिट काफ़ी हाई लेंगे। और आप ऐसे पिच पे आज के मैच में बात करने वाले हैं जहाँ पर हाई क्रेडिट का बॉलर आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। सारे की तरफ से बात करें, दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप पे आपको दिख रहे हैं सारे के होकर, जेसन रॉय, हाशिम आमला। जेसन रॉय का इस ग्राउंड में रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं, डोमेस्टिक में ऑफकोर्स रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 ओवर क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर 62 का औसत है जेसन रॉय का। आखिरी जो कुछ मैचेस उन्होंने इस ग्राउंड पर खेले हैं हमेशा ही उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया है। हाशिम आमला ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर भी वो खेले हैं 20-30 रन एक मैच में शायद अर्धशतक ऐसा उनका रिकॉर्ड रहा है साउथ अफ्रीका के होकर। डोमेस्टिक में कोई रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स नहीं है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ इन दोनों के बारे में। और जितना मुझे समझ में आ रहा है पिच के बारे में, हाशिम आमला का मैं खास कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जेसन रॉय के लिए ये ग्राउंड उनको काफ़ी पसंदीदा हो सकता है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी बल्लेबाज है, एक गेंद की बात है, गलती करेंगे आउट हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म, इतना है। विल जैक्स यूनिवर्सल कैप्टन या वाइस कैप्टन में से कुछ तो होंगे आज के मैच में, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑफ स्पिनर है, तो अगर बैटिंग से कुछ करते हैं तो करते हैं, नहीं तो बॉलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। डिस्पाइट सामने वाले जो दोनों ओपनर्स हैं उनको स्पिन के अगेंस्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर वो मतलब अपने पे आ गए तो कोई भी बॉलर सामने नहीं टिक पाएंगे। उसके बाद रॉडी बर्न्स, लॉरी इवांस, बेन फोक्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। बेन फोक्स के रिकॉर्ड्स वगैरह डिसेंट हैं, लेकिन इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग भी आनी चाहिए। क्रेग ओवर्टन, इनको सिर्फ रखा जाता है फील्डिंग करने के लिए और अगर स्लॉग में हिटिंग करने की ज़रूरत हो। बाकी ऐसे बॉलर अब इनको कंसिडर ना ही करें तो बेहतर। पूरा ओवर दूर की बात है, 2 ओवर से ज़्यादा इनको मिलता भी नहीं है। और अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, इस सीज़न में सिर्फ 1 विकेट उन्होंने निकाला है, लेकिन फील्डिंग से और बैटिंग से इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है। गैरेथ बैटी, रीस टॉपली, लियम प्लंकेट, मोरियार्टी। अभी सरे की टीम के बारे में भी एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, इनके ओपनिंग बॉलिंग पे आ रहे हैं विल जैक्स और कभी कभार मोरियार्टी या रीस टॉपली में से कोई एक। रीस टॉपली विकेट्स निकाल रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे रीस टॉपली कहाँ पे विकेट्स निकाल रहे हैं, शुरुआती ओवर्स में उनके खाते में विकेट्स नहीं आ रहा है। ठीक है, उनकी मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स जो हैं वो आ रहे हैं स्लॉग ओवर्स में एंड के मोमेंट पर। मतलब क्या, अगर विल जैक्स को हेल्प नहीं मिलता है, अगर उनको धागा खोल दिया जाता है शुरुआती ओवर में, रीस टॉपली शुरुआत से तो विकेट नहीं निकाल रहे हैं फिलहाल के लिए, तो एक चांस आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि ग्लॉस्टरशायर के टॉप ऑर्डर में आज चांदी होने वाली है। ठीक है, जो विकेट टेकिंग बॉलर्स अभी तक नज़र आए हैं सारे की तरफ से, रीस टॉपली, अगर मैं पेसरों में से बात करूँ, रीस टॉपली डेथ ओवर्स में काफ़ी विकेट्स निकाल रहे हैं। मोरियार्टी बीच ओवर्स में आ रहे हैं। विल जैक्स ऑफकोर्स शुरुआती ओवर्स में विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन ये पिच उनके सपोर्ट में नहीं बात करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और गैरेथ बैटी का भी वही है, बीच के ओवर्स में आ रहे हैं। तो शुरुआती पावर प्ले में ना आज बहुत एक अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है अगर हम सही सोच रहे हैं, अगर फिर से वही चीज़ होता है, मतलब रीस टॉपली को शुरुआती ओवर्स में विकेट ना मिले, विल जैक्स को सपोर्ट ना मिले पिच से, तो शुरुआती ओवर्स में मतलब पहले 6-7 ओवर में तो आपको ग्लॉस्टरशायर की दोनों ओपनर से टॉप 3 में से कोई एक बड़ा इनिंग्स कुछ खेलते हुए दिख सकता है। ठीक है, ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं आप। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, फिलहाल के लिए हिगिंस और कॉर्बिन सेफेस्ट पिक में है। उसके बाद डेंट और हॉवेल। रिस्क लेना है वैन ब्यूरन के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर को आपको मिस करना पड़ेगा, जो कि मैं ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं कर रहा। बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद माइल्स हैमंड और जैक टेलर। सारे की तरफ से जैक्स और आमला सेफेस्ट पिक में है। जेसन रॉय ने पिछले दोनों मैच में औसत तक लगाया है, लेकिन कुछ लोग उनको शायद लें, कुछ लोग नहीं लें, क्योंकि हिट और मिस टाइप के प्लेयर हैं और क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा हाई है इनका, तो इसीलिए लोग शायद उनको मतलब अवॉइड कर भी सकते हैं। और उसके बाद लॉरी इवांस और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो बर्न्स या फोक्स में से कोई एक। बिल्कुल लोग भूल रहे हैं रॉडी बर्न्स के बारे में, हालांकि ये कंडीशन मुझे नहीं लगता उनके ज़्यादा सपोर्ट में बात करना चाहिए, लेकिन हाँ अच्छे बैट्समैन हैं और मौका मिलने पर अच्छी खासी इनिंग्स खेल सकते हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ इनके बारे में। और बॉलिंग में टॉपली और प्लंकेट में से कोई एक। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अभी ये जो टीम है ना, ये देखकर सभी मुझे पागल ही कहेंगे, मुझे पता है कि भाई साहब ये क्या टीम है। मतलब हाईएस्ट जो सिलेक्टेड प्लेयर और कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस हैं वो मेरे टीम में हैगा ही नहीं, लेकिन रीज़न है। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं बना रहा, कुछ रीज़न है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, मैंने हिगिंस को नहीं रखा है, डिस्पाइट मैंने आपको बताया हिगिंस ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन मैंने एक और चीज़ कही है कि इस पिच पर आप किसी भी मतलब बॉलिंग ऑप्शन के लिए हाई क्रेडिट नहीं ले सकते।
फिलहाल के लिए जो हमें दिख रहा है। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, 10 में से 8 मैचेस हो रहे हैं जहाँ पर रन्स बहुत बनते हैं, लेकिन एक दो मैचेस लो स्कोरिंग भी हो सकते हैं। अभी आज का मैच क्या होगा मुझे पता नहीं। अगर आप चाहते हैं लो स्कोरिंग के हिसाब से चलने को आप चल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बार हुए हैं मैं तो उसी के ऊपर जाऊँगा ना। तो इसीलिए मैंने हिगिंस को यहाँ पर ड्रॉप किया है, क्योंकि अगर मैं मुझे बॉलिंग से ज़्यादा पॉइंट नहीं देते तो मुझे नहीं लगता 20-25 रन 30 रन मैक्सिमम भी सिर्फ उनके लिए मैं 9.5 क्रेडिट लूँगा तो वो सही कुछ रहेगा। बाकी बेन फोक्स के जगह पर आप हिगिंस को मैनेज कर सकते हो, लेकिन मैंने बेन फोक्स को इसीलिए रखा है क्योंकि रॉय और आमला के बाद मेरे पास और कोई बैट्समैन नहीं है। अभी देखिए मैंने क्या किया है, बॉलिंग में तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं शॉ को क्रेडिट मैनेज करने के लिए रखा है। अगर क्रेडिट रह जाते हैं तो आप स्मिथ को ले सकते हैं। बेन फोक्स का सिलेक्शन थोड़ा सा रिस्की तो है, लेकिन रीज़न यही है कि अगर समझ लीजिए रॉय और आमला मतलब 10-12 ओवर तक खेल लेते हैं, उसके बाद अगर बीच के ओवर्स में जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो वहाँ पे बेन फोक्स का नंबर भी आ सकता है और लेट में हिटिंग कर सकते हैं, यही रीज़न है। बाकी अगर आप सेफ रहना चाहते हैं बेन फोक्स के जगह पर आप यहाँ पे लॉरी इवांस को भी रख सकते हैं। विल जैक्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, क्रेडिट भी सेव करके देंगे, लेकिन बात यह है कि बॉलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद उनकी नहीं है और बैटिंग से क्या करेंगे पता नहीं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ से बैटिंग में देखेंगे मैंने डेंट, हैमंड, कॉबिन तीनों को ही रखा है, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे जो है इन तीनों को रख सकते हैं। डेंट और कॉकबेन को तो सभी रख ही रहे हैं और हैमंड जो है आपको कम क्रेडिट में मिल जाएंगे। अभी मेरे पास अभी भी देर क्रेडिट बाकी है क्योंकि मैंने फोक्स को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। इन देर क्रेडिट्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शॉ को हटाइए, एक जेन्युइन बॉलर आप ले सकते हैं इनके जगह पर, मोरियार्टी को हटाइए और उसके जगह पर पेन और स्मिथ इन दोनों को आप रख सकते हैं, या फिर पेन स्मिथ में से कोई एक और प्लंकेट को आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने दोनों में से किसी भी स्ट्राइक बॉलर को नहीं रखा है सारे की तरफ से, इसीलिए मेरे टॉप 3 बैट्समैन हैं। डेथ ओवर्स के लिए स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में अगर होती है ये बात तो टॉपली और प्लंकेट तो है मेरे पास। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लौते बॉलर को रखा है और इसीलिए टॉप 3 मेरे पास है। एक चीज़ जो मैं आपको कह सकता हूँ, मोस्टली चांस यही है कि इस पिच पर आपको कोई बैट्समैन ही मिले जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर के तौर पे दिख जाए हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों टीमों के टॉप 4 में से 3 तो कम से कम आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ जो है ज़रूर नोटिस करना। बाकी ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे कोई अपडेट वगैरह आए तो हम शेयर करते रहते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।